हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें टोटल 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड, सेकंड इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड इज जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी, एंड द लास्ट इज आर्क मेथड। सो चलो इसको एक एक करके देखेंगे। सो द फर्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। सो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी यू आर पेइंग टू बाय द प्रोडक्ट। जैसे 50 रुपीज़ हो, 1000 हो, 5000 हो, कुछ भी, तुम कितने पैसे से सामान खरीद रहे हो, इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो ये टोटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है आउटले मेथड, और ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसका दूसरा नाम है आउटले मेथड। सो आउटले का भी सेम मीनिंग है, द अमाउंट ऑफ मनी यू आर पेइंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। सो हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ये पता कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है लाइक either it's increasing or decreasing or it's remaining constant. So we can know either the expenditure is increasing, decreasing or remaining constant. ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम कैसे पता कर सकते हैं कि either एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंट है, हाउ विल नो। सो आंसर है कि तो आप इस टेबल में देख सकते हो यहाँ पे 3 केसेस है, केस 1, केस 2 और केस 3, और यहाँ पे 4 कॉलम्स है। एक है प्राइस कॉलम, डिमांड कॉलम, तीसरा है एक्सपेंडिचर कॉलम, एंड लास्ट इज विच काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस। ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे। यहाँ पे प्राइस देखिए आप, प्राइस में 3 केसेस है। एक है 6 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है। मतलब यहाँ पे प्राइस तो कम हो रही है, और हमें पता अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगा, तो रूल है, ये तो हमें पता है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए प्राइस तो 6 है, सो प्राइस 6 होने से डिमांड कितनी है 1000, और प्राइस 5 होने से डिमांड कितनी है 1500, प्राइस 4 होने से डिमांड हो गया 2000। मतलब प्राइस तो कम हो रही है 6, 5, 4, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है 1000, 1500 एंड 2000। सो प्राइस कम हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है का मतलब है हमें खरीदने के लिए मौका मिल रही है, मतलब इट्स गिविंग अस द चांस टू बाय द प्रोडक्ट। सो अगर हमें मौका मिले तो हम इसको खरीद लेंगे, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। अगर डिमांड इंक्रीज होने से हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए डिमांड हो गया 1000, एक्सपेंडिचर कितनी है 6000 है। सो डिमांड हो गया 1500, मतलब 100 से 1500 इंक्रीज हो गया। सो डिमांड हो गया 7500, और डिमांड हो गया 2000, और एक्सपेंडिचर हो गया 8000। So now we can have a question, how this 6000, 7500, 8000। तो प्राइस कितनी है 6 रुपीज़ है, डिमांड कितनी है 1000, सो 6 into 1000 6000, प्राइस 5 रुपीज़ एंड डिमांड कितनी है 1500, इंटू कर लीजिए कितना हो गया 7500, और 4 into 2 इज़ 8000। सो ऐसे हम एक्सपेंडिचर को निकाल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो डिमांड इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है। सो प्राइस इज डिक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग का मतलब है ये हो गया इलास्टिक डिमांड। सो ये हो गया फर्स्ट केस। सो नेक्स्ट इज सेकंड केस। इसमें भी प्राइस तो कम हो रही है 6, 5 एंड 4, लेकिन डिमांड भी कम हो रही है 1000, 1200 और 1500, लेकिन डिमांड में इतना बड़ा चेंज नहीं, जस्ट इट्स ऑफ 200 और 300 गैप। ठीक है, 1000, 1200 एंड 1500। लेकिन एक तो सही है, प्राइस तो कम हो रही है, डिमांड तो इंक्रीज हो रही है। सो डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में एक्सपेंडिचर हो गया सेम। अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं। क्यों, वाई इज एक्सपेंडिचर 6000 ओनली। देखिए आप, प्राइस है 6 रुपीज़ और डिमांड कितनी है 1000, 6 into 1000 6000, प्राइस हो गया 5 रुपीज़ और डिमांड कितनी है 1200, ये हो गया 6000, 4 into 1500 भी 6000, क्योंकि प्राइस में कम चेंज है या प्राइस में लार्ज चेंज है,
डिमांड में कितनी है, सिर्फ स्मॉल चेंज, सिर्फ दिस 100-200 का चेंज है, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा? नो, इट विल बी सेम ओनली, बिकॉज अगर प्राइस तो अगर आप देखिए प्राइस का चेंज है सेम 654, लेकिन फर्स्ट केस में भी 654 है, लेकिन आप देखिए डिमांड का चेंज देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में। फर्स्ट केस में आप देखिए 1000 से 1500, 500 का चेंज है, एंड नेक्स्ट इज 1500 टू 2000, सो ये हो गया 500 का चेंज है फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड केस में देखिए 1000 टू 1200 और 1200 टू 1500, यहाँ पे चेंज तो बहुत कम है, 200, 500। सो प्राइस सेम, प्राइस का चेंज तो सेम है, लेकिन डिमांड का चेंज हो गया डिफरेंट है, इसलिए एक्सपेंडिचर का चेंज में, मतलब एक्सपेंडिचर का चेंज में कुछ चेंज नहीं है, ये तो सेम ही है, 6000 है 6000 है और 6000 ही है, इसलिए ये हो गया यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, थर्ड केस देखिए, प्राइस का चेंज भी सेम है 654, सो ये तीन केसेस में प्राइस का चेंज सेम ही है, लेकिन डिमांड का चेंज देखिए 1000, 1100, 300, डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, तीन केसेस में डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसका चेंज, मतलब 1000 से 1500 हो गया डिमांड, कितना डिफरेंस है 500। सो सेकंड केस में देखिए 1000 से 1200 हो गया डिमांड, कितना डिफरेंस है 200। थर्ड केस में देखिए 1000 से 1100 हो गया, कितने डिफरेंस है 100, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से वो डिफरेंस जो है तो कम होनी जा रही है ईच केस में, इसलिए एक्सपेंडिचर भी डिफर हो रही है। ठीक है, और थर्ड केस में एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर तो कम हो रही है, पहला है 6000, नेक्स्ट हो गया 5500, नेक्स्ट हो गया 5200। क्यों? क्योंकि डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड से डिमांड में चेंज है, मतलब डिफरेंस जो ये हो गया कम हो रही है। फर्स्ट केस में तो 500 डिफरेंस है, सेकंड केस में देखिए 1000 टू 1200 है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1200 माइनस 1000 हो गया 200। फर्स्ट केस में है 500, इसमें है 200 और इसमें देखिए 100, मतलब डिफरेंस तो कम हो रही है, इसलिए एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रही है। यहाँ पे तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द डिमांड। ठीक है, सो इसलिए इस थर्ड केस में ये हो गया इन इलास्टिक डिमांड। So this is how we can know with the help of the expenditure, we can know either the expenditure is increasing or decreasing। और दूसरा मेथड है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से ईपी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, और ये ईपी और ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों सेम है, सो नो नीड टू कंफ्यूज इन बिटवीन देम। ओके, सो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपका क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो आप so need to confuse in between them because both are same। ठीक है, so EP is equal to percentage change in demand by percentage change in price। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय डिमांड, लाइक जैसे डेल्टा Q चेंज इन डिमांड बाय Q इंटू 100। ठीक है, सो सेम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा P बाय P इंटू 100। अगर आपको ये तीन फॉर्मूलाज, ये और ये, अगर आपको तीन फॉर्मूलाज, लाइक इफ़ यू नो दिस थ्री फॉर्मूलाज, यू कैन इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन गिवन रिगार्डिंग दिस मेथड। ठीक है, चलो आप एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि calculate the price elasticity of demand if the price fell by 20%, causing the demand to rise from 900 to 1000 units। so अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, ये है 20%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिड नॉट गिव the percentage change in demand, instead they gave just the change in demand। ये हो गया 900 to 1000 units। So now we'll see how we can calculate the elasticity of demand। इसमें हम दो प्रोसेस हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस है, हमको ये चेंज इन डिमांड से हम
परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करनी है। अगर हमको परसेंटेज चेंज इन डिमांड का वैल्यू आने के बाद वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखेंगे सॉल्यूशन। यस, सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो गया डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। सो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर लीजिए। सो चेंज इन डिमांड का मतलब है 1000 माइनस 900 बाय क्यू। सो क्यू का मतलब है इनिशियल डिमांड कितनी है 900 इंटू 100। सो 1000 माइनस 900 हो गया 100 बाय 900 इंटू 100। सो इसको कैलकुलेट करने से आंसर है 11.11%। सो फाइनली वी हैव गॉट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सो एक प्रोसेस हो गया। सो दूसरा प्रोसेस क्या है, हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। सो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी है 11.11% बाय 20। यहाँ पे है प्राइस, चेंज इन प्राइस हो गया 20%। सो 11.11 बाय 20 इज इक्वल टू 0.5। सो 0.5 का मतलब है ये है इन इलास्टिक, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस दैन 1। यहाँ पे एक नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो है it doesn't have any kind of units, it is unit less। इसका kg या ml या द लीटर्स ऐसे यूनिट्स कुछ नहीं होगा, बस it is unit less। ठीक है, सो ये है परसेंटेज मेथड और इसका ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर। अगर आपको दोनों प्राइस पता है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको इजीली परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करेंगे आप। सो कैलकुलेट करने के बाद आप इजीली हमारी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे आप। ठीक है, सो एंड द ग्राफ ऑफ दिस proportionate or percentage method is always linear। ठीक है, yes, and the graph of the total expenditure is also linear only। okay, so the next is geometric method or point elasticity। so this is one of the most important method, and many will think this is a little bit tough and difficult to understand, but no, it's really easy। you just have to concentrate on this। so let's start। सो पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? सो पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब है हम सिर्फ एक लाइन, सो यहाँ पे आप लाइन देखिए। सो ऑन दिस लाइन ओनली विल कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप इसका ग्राफ देखिए, ये है इसका ग्राफ। सो इस ग्राफ में ये है लीनियर ग्राफ। ठीक है, सो इस लीनियर ग्राफ में 5 पॉइंट्स प्लॉट किया है, ये है बी सी डी ई। सो हम ये 5 पॉइंट्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। अगर एक लाइन में डिफरेंट पॉइंट्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने से हमको ये उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको पता कर सकते हैं। इफ़ वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेनी पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी और द जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है लोअर सेक्टर बाय अपर सेक्टर। सो लोअर सेक्टर का मतलब है ये ई पॉइंट जो है ये है लोअर सेक्टर, मतलब इस लीनियर ग्राफ में ये है लोअर सेक्टर और ये है अपर सेक्टर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। सो इस लाइन में 5 पॉइंट्स आर प्लॉटेड, ए बी सी डी एंड ई। सो ये 5 पॉइंट्स में हम यूनिट्स को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये टू बी है 1 यूनिट, बी टू सी का डिस्टेंस जो है ये है 1 यूनिट, सी टू डी 1 यूनिट, डी टू ई इज 1 यूनिट। सो टोटल हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ वील सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ वी विल कैलकुलेट। सो नाउ वील सी, हम कैलकुलेट करेंगे ए को। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, लोअर सेक्टर बाय अपर सेक्टर। लोअर सेक्टर का मतलब है ये यूनिट्स जो है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड लोअर यूनिट्स बाय अपर यूनिट्स, ये 1 1 1 जो ये हो गया यूनिट्स। ठीक है, सो लोअर यूनिट्स बाय अपर यूनिट्स। सो नाउ विल से हाउ वी कैन कैलकुलेट ये।
सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लोअर सेक्टर बाय अपर सेक्टर या लोअर यूनिट्स पे अपर यूनिट्स। सो लोअर यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4, सो 4 डिवाइडेड बाय अपर यूनिट्स कितनी है, हम ये का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये के ऊपर कोई यूनिट है, नो इट्स नथिंग, नथिंग इज देयर, क्योंकि ये है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है अल्फ़ाबेट ये है स्टार्टिंग पॉइंट। सो इससे ऊपर कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इससे नीचे यूनिट्स है, 1 है। सो ये टू बी हो गया 1 यूनिट, बी टू सी 1 यूनिट, सी टू डी 1 यूनिट एंड डी टू ई 1 यूनिट, सो टोटल 4 यूनिट्स। लेकिन ए के ऊपर कोई यूनिट्स नहीं है, सो इट इज़ 0। सो 4 बाई एनीथिंग, आई मीन एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। सो एट ये पॉइंट इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। Did you understand? Why infinite? Because A is equal to lower unit by upper unit और A के नीचे 4 यूनिट्स है, 1 plus 1 plus 1 plus 1 means 4. So 4 by, लेकिन ये के ऊपर ये हो गया अपर यूनिट, लेकिन ये पे ऊपर कुछ नहीं है, 0. So 4 by 0 is infinite. इसलिए elasticity of demand at E is infinite. ठीक है। सो ये हो गया A। अब हम कैलकुलेट करेंगे B। सो लोअर, सो ये हो गया B, ठीक है। सो B के नीचे से कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, और B के ऊपर सिर्फ 1 यूनिट है ये। सो 3 by 1 इज इक्वल टू 3, मीन्स इट इज ग्रेटर दैन 1। सो E इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सो नेक्स्ट विल सी C। सो ये हो गया C। सो C के नीचे कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, ऊपर कितने यूनिट्स है, 2, 1 एंड 2। सो 2 by 2, जस्ट लेट मी क्लीन दिस, ओके। सो C है, सो C के नीचे कितने यूनिट्स है, 1 एंड 2। सो 2 by, ऊपर कितने यूनिट्स है, 2, 2 by 2 इज इक्वल टू 1। सो C इज इक्वल टू 1, मतलब इट इज यूनिटरी इलास्टिक, C इज इक्वल टू 1, ठीक है। या पे आप देख सकते हो ना, इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इज लेस, सॉरी ग्रेटर दैन 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो नाउ विल कैलकुलेट फॉर D। ये हो गया D। सो D के नीचे कितने यूनिट्स है, सिर्फ 1 यूनिट है, क्योंकि D टू E इज 1 यूनिट। D के ऊपर कितने यूनिट्स है, 1 2 एंड 3, 1 by 3, ये तो पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मीन्स E इज लेस दैन 1, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे E। सो E के नीचे कितनी यूनिट्स है, 0, क्योंकि E है लास्ट। सो E के नीचे कोई यूनिट्स नहीं है, सो 0 by के, लेकिन E के ऊपर कितने हैं, ये है 1 2 3 4, सो 0 by 4 हो गया 0। सो E इज 0, सॉरी या E इज 0, ठीक है। सो ये का E हो गया इनफाइनाइट। एट B पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया लेस दैन, सॉरी ग्रेटर दैन 1। C पॉइंट में इलास्टिसिटी हो गया इज इक्वल टू 1। D में इलास्टिसिटी हो गया लेस दैन 1। E में इलास्टिसिटी हो गया 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर यूनिट्स बाय अपर यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है ये 1 दिख रहा है ना आपको, ये हो गया यूनिट्स। ये टू B है 1 यूनिट, B टू C है 1 यूनिट, C टू D 1 यूनिट, D टू E 1 यूनिट। सो ये यूनिट्स के हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन दिस लीनियर लाइन, ठीक है। क्लैरिफाइड, ग्रेट। सो द नेक्स्ट इज आर्क मेथड। So till now we have discussed about total expenditure method, proportionate or percentage method and the geometric method. So ये 3 methods जो है ये है linear curves, मतलब straight line curves है। लेकिन ये आर्क मेथड जो है ये है नॉन लीनियर कर्व। लेकिन ये भी एक मेथड है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने को, लेकिन ये तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये तो नॉन लीनियर मेथड है। लेकिन लास्ट 3 methods we have discussed, total expenditure, percentage और geometric और point method, वो तीनों
दे आर द लीनियर मेथड्स, लेकिन दिस इज अ नॉन लीनियर मेथड। लेकिन आप ग्राफ में देख सकते हो यह कर्व है, ठीक है। सो नाउ विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द आर्क मेथड। सो इसका फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2, ठीक है। सो नाउ विल सी विद जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। सो इनिशियल प्राइस है 6, ठीक है। सो प्राइस 6 होने से डिमांड हो गया 2 और प्राइस 2 होने से डिमांड हो गया 4, मतलब प्राइस 6 से 2 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया, डिमांड तो इंक्रीज हो गया 2 to 4, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द आर्क मेथड। सो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2। सो चेंज इन डिमांड कितनी है, 2 to 4 हो गया, सो 2 माइनस 4 बाय चेंज इन प्राइस कितनी है, 6 to 2 हो गया, सो 6 माइनस 2, ठीक है। इनटू P1 कितनी है 6, P2 कितनी है 2 डिवाइडेड बाय Q1 कितनी है 2 एंड Q2 इज 4। सो इफ वी कैलकुलेट विल गेट -2 by 3. So in case of elasticity of demand we should consider only absolute values, not the positive, not the negative. The absolute value is 2 by 3. So 2 by 3 को हम इन डिटेल में कैलकुलेट करेंगे तो हमको पॉइंट्स में आएगा, लाइक 0 पॉइंट समथिंग। सो ये हो गया लेस दैन 1, ठीक है। सो ये है आर्क मेथड। इसका ग्राफ होगा नॉन लीनियर, मतलब कर्व शेप में होगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर या परसेंटेज या पॉइंट इलास्टिसिटी में उसका कर्व होगा लीनियर, मतलब स्ट्राइट कर्व, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेथड्स टू कैलकुलेट द elasticity of demand. So this is everyone. In today's lecture we have seen how, like, what are the methods to calculate the elasticity of demand. I think you've got a clarity of what are the methods and how we can calculate them and what are the formulae were used. So I would like I would request you to just go through the video once again. Like, you should go through the formula what we have discussed and the graph which I have gave you. So if you know what are the formulas and the graph, you can easily grasp the theory part and you can easily understand the elasticity of demand. Okay, so thank you for watching. If you have any queries, you can ask us in the Instagram page or you can post in the comment section, and also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. So till then, take care, bye bye.